स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की समीक्षा पर बात कर रहे हैं जो काफी विचारों को झकझोर देती है। ओशो की संभोग से समाधि की ओर। हाँ, बिल्कुल। ये नाम ही अपने आप में काफी कुछ कहता है ना? वही तो। स्रोत बताते हैं कि ये किताब अपने शीर्षक जितनी ही उत्तेजक है और इसका दावा है कि कामुकता के जरिए आध्यात्मिक शिखर यानी समाधि तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये बताती है। ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है, सच कहूं तो। हाँ, चौंकाने वाला तो है। और यही यही चीज इस समीक्षा को दिलचस्प बनाती है। देखिए, जो विश्लेषण है वो ये कहता है कि ओशो का जो नजरिया है वो मूल रूप से तंत्र पर आधारित है। तंत्र पर? अच्छा। हाँ, तंत्र। वो प्राचीन भारतीय दर्शन जो ऊर्जा रूपांतरण पर जोर देता है। तो समीक्षा के मुताबिक ओशो का तर्क ये है कि कामेच्छा, जिसे हम सेक्स एनर्जी कहते हैं, वो कोई पाप नहीं है, उसे दबाना नहीं है। दबाना नहीं है? पर समाज तो अक्सर यही कहता है। बिल्कुल। और ओशो इसी के खिलाफ बात करते हैं। वो कहते हैं ये जीवन की सबसे शक्तिशाली, सबसे मौलिक ऊर्जाओं में से एक है, इसे दबाओ मत। तो फिर क्या करें? जिसे समाज छुपाने या दबाने को कहता है, ओशो उसे आध्यात्मिक यात्रा का सेंटर पॉइंट बना रहे हैं। ये विरोधाभास, ये कैसे समझाती है समीक्षा? हाँ, है तो विरोधाभास, बिल्कुल लगता है। लेकिन देखिए, समीक्षा इसे ओशो के नजरिए से साफ करती है। आकलन ये है कि दमन मतलब सप्रेशन सप्रेशन वो इस ऊर्जा को खत्म नहीं करता, बिल्कुल नहीं। वो इसे बिगाड़ देता है, विकृत कर देता है, और उसी से फिर वो अपराध बोध, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी मानसिक समस्याएं पैदा होती हैं। अच्छा, तो दमन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। ओशो का रास्ता, जैसे समीक्षा बताती है, वो दमन का है ही नहीं, वो है रूपांतरण का, ट्रांसफॉर्मेशन का। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सुनने में तो काफी गहरा शब्द है, पर क्या समीक्षा ये भी बताती है कि ओशो इसे प्रैक्टिकल कैसे बनाते हैं? ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल बात है या? नहीं नहीं, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ओशो इसे सिर्फ दर्शन नहीं मानते। उनके लिए ये ध्यान की एक विधि है, मेडिटेशन का एक तरीका। मेडिटेशन, सेक्स और मेडिटेशन। हाँ, उनका कहना है कि जब सेक्स को बिना किसी गिल्ट के, बिना जल्दबाजी या सिर्फ एक मैकेनिकल एक्ट के तरह, जब उसे पूरी संवेदनशीलता, पूरी जागरूकता के साथ अनुभव किया जाता है, तो वो खुद एक ध्यान की अवस्था बन सकता है। पूरी जागरूकता, माइंडफुलनेस के साथ, एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। और समीक्षा ये भी हाईलाइट करती है कि ओशो की जो भाषा है, जो शैली है, वो बहुत सीधी है, बेबाक। वो जो सामाजिक ढोंग है, नैतिकता के दोहरे मापदंड है, उन पर सीधे सवाल उठाते हैं। डायरेक्ट। और समीक्षा के मुताबिक इस सीधी चोट का, इस बेबाकी का मकसद क्या है? क्या सिर्फ विद्रोह करना है, समाज के खिलाफ जाना है, या कुछ और गहरा मतलब है? नहीं, देखिए, विश्लेषण ये साफ करता है कि ओशो का लक्ष्य कोई सतही विद्रोह नहीं है। उनका मकसद है व्यक्ति की आंतरिक मुक्ति, इनर फ्रीडम। आंतरिक मुक्ति। हाँ, वो मानते थे कि जब तक इंसान अपनी इन बेसिक एनर्जीज को लेकर बटा हुआ है, डरा हुआ है, वो कभी पूरा महसूस नहीं कर सकता, स्वतंत्र महसूस नहीं कर सकता। और आज के इंसान का यही तो द्वंद्व है ना, कि वो सेक्स चाहता भी है, और जो समाज ने सिखाया है, नैतिकता है, उसके कारण उससे डरता भी है। हाँ, ये बात तो है। एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है मन में। बिल्कुल। तो ये किताब, समीक्षा कहती है, इसी गहरे द्वंद्व को, इसी कॉन्फ्लिक्ट को मिटाने की कोशिश करती है। तो फिर इस पूरी बातचीत का, इस समीक्षा का निचोड़ क्या समझें? ये किताब पाठक को आखिर क्या देती है? असल में समीक्षा इसे एक तरह से नजरिए की क्रांति कहती है, पर्सपेक्टिव शिफ्ट। ये जो हमारी पारंपरिक सोच है ना कि सेक्स और अध्यात्म ये दो बिल्कुल अलग बल्कि विरोधी चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल ऑपोजिट मानते हैं ज्यादातर लोग। ये किताब उसी सोच को गहराई से चुनौती देती है। ये दिखाती है कि कैसे जीवन की एक बहुत ही बेसिक, जिसे हम शारीरिक मानते हैं, वो शक्ति, अगर उसे सही समझ और जागरूकता से जिया जाए, तो वो मुक्ति का, समाधि का साधन बन सकती है। तो ये उन लोगों के लिए एक नया दरवाजा खोल सकती है जो अपने मन के अंदरूनी संघर्षों से जूझ रहे हैं। ये दिलचस्प है। समीक्षा में ये भी जिक्र है कि शायद ये किताब हर किसी के लिए नहीं है। इसे उन लोगों के लिए बताया गया है जो थोड़े साहसी हैं, जो बनी बनाई धारणाओं पर सवाल उठाने से डरते नहीं। सही कहा। और जो सच का सामना करने को तैयार हैं, चाहे वो कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना लगे। बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है,
जिसके बारे में ये समीक्षा सोचने पर मजबूर करती है। क्या सवाल? हाँ, सवाल ये कि अगर जीवन की इस एक तथाकथित बुनियादी या सिर्फ शारीरिक मानी जाने वाली ऊर्जा में रूपांतरण की इतनी गहरी क्षमता है, तो हमारी और कौन सी सहज प्रवृत्तियां हैं, भावनाएं हैं, ऊर्जाएं हैं जिन्हें हम अक्सर दबाते हैं या अनदेखा करते हैं या नेगेटिव मानते हैं? जैसे गुस्सा या डर? हाँ, गुस्सा, डर, ईर्ष्या, कुछ भी हो सकता है। क्या उनमें भी, अगर हम उन्हें समझें, जागरूक हों, तो क्या उनमें भी विकास की ऊंची चेतना तक पहुंचने की कोई अनछुई क्षमता छिपी हो सकती है? ये सोचने वाली बात है।